सो हेलो एवरीवन। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पैथोलॉजी, जो कि जनरल पैथोलॉजी, और हम बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, जो कि एग्ज़ाम क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें लिखने होते हैं। ठीक है, और चलिए फिर बिना टाइम इसके स्टार्ट कर देते हैं पहले जनरल पैथोलॉजी, और इसको कम से कम टाइम में ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा नेक्रोसिस, फिर एपोप्टोसिस, सेल पैथोलॉजी एंड एजिंग, मेटाप्लेजिया, पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, and then difference between dry and wet gangrene, difference between necrosis and apoptosis, cellular adaptation, free radical injury, antioxidant। ठीक है, हम स्टार्ट कर देते हैं अपना फटाफट, फिर हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। फिर हम ये सब मतलब ये हमारे इसके अंदर आ जाएगा जनरल के अंदर सारा, तो हम नियोप्लेजिया वगैरह सब तो हम स्टार्ट कर देते हैं नेक्रोसिस से। नेक्रोसिस क्या होती है, इसके पहले हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। अगर नेक्रोसिस हमारा टॉपिक आता है तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इंडिकेटिव ऑफ सेल डेथ ऑफ लिविंग टिश्यू फॉलोइंग ए हार्मफुल इंजरी। जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं ना, आप इंडिकेटिव ऑफ सेल डेथ ऑफ लिविंग टिश्यू फॉलोइंग ए हार्मफुल इंजरी, एक्सीडेंटल एंड अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ सेल इंजरी। ये एक्सीडेंटल एंड अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ सेल इंजरी है, जो कि कहाँ पे होती है, जब सेल डेथ हो जाएगी उसके बाद जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गए ना, वहाँ पे उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इंडिकेटिव ऑफ सेल डेथ ऑफ लिविंग टिश्यू फॉलोइंग ए हार्मफुल इंजरी। नेक्रोसिस इज एक्सीडेंटल एंड अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या क्या होगा मॉर्फोलॉजी के अंदर, साइटोप्लाज्मिक चेंज दिखेंगे हमें, इंक्रीज इसिनोफिलिया एंड होमोजेनियस अपीयरेंस। होमोजेनियस अपीयरेंस रहेगी और इंक्रीज इसिनोफिलिया रहेगा। और न्यूक्लियर चेंजेस क्या दिखेंगे, पिक्नोसिस दिखेगा, कैरियोरेक्सिस दिखेगा, कैरोलाइसिस दिखेगा। पिक्नोसिस मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, कैरियोरेक्सिस मतलब न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, कैरोलाइसिस मतलब क्रोमेटिन लाइसिस या फिर डिसोल्यूशन। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस। मॉर्फोलॉजिकल कौन कौन से पैटर्न रहेंगे नेक्रोसिस के, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के पहले डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में ये डिफरेंट टाइप्स होता है एक्चुअली नेक्रोसिस के। आई थिंक फाइव टाइप्स के नेक्रोसिस होती है। ठीक है, हाँ जी, 5 टाइप की होती है, और ये इसका डिफरेंस है कोगुलेटिव नेक्रोसिस का एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस होता है और ये लेस कॉमन होता है। टिश्यू आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व्ड, टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है इसके अंदर, और इसके अंदर टिश्यू आर्किटेक्चर इज लॉस्ट, इसके अंदर हमारा टिश्यू आर्किटेक्चर लॉस्ट हो जाएगा। इसका कॉज क्या रहेगा, इसका कॉज रहेगा इस्चीमिया कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन इन वेसल्स। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा ना वेसल्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो इस्चीमिया होगा, जो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गया दैट साइड तो उसको इसका कारण होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस का। एंड इसका कॉज रहेगा इस्चीमिया इंजरी टू सीएनएस, सीएनएस में कोई इंजरी हुई, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा कोगुलेटिव का मैकेनिज्म रहेगा हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन हो जाएगा प्रोटीन का, कोगुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड एंजाइम्स, कोगुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म का क्या रहेगा, लाइसोसोम परमेबिलिटी इंक्रीज, लाइसोसोम की परमेबिलिटी इंक्रीज रहेगा, एंजाइम लीक आउट करेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम डैमेज टू सेल बाय एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक डैमेज टू सेल बाय एंजाइम, हाइड्रोलिटिक डैमेज हो जाएगा एंजाइम की वजह से, क्योंकि परमेबिलिटी इंक्रीज होगी लाइसोसोम का, रिजल्ट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है और कोएगुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड एंजाइम्स। ठीक है, इसका एग्जांपल रहेगा इस्चेमिक इन्फेक्शन ऑफ सॉलिड ऑर्गन्स लाइक हार्ट लीवर किडनी, सॉलिड ऑर्गन्स का इस्चेमिक इन्फेक्शन है, जैसे हार्ट लीवर किडनी। इस्चेमिक इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोलेजन, कोलेजन के एब्सेंस की वजह से इस्चेमिक इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन हो जाएगा इसके अंदर। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस भाई, पहला आता है कैजियस नेक्रोसिस, ये चीज लाइक नेक्रोटिक मटेरियल होता है, स्ट्रक्चरल आउटलाइन नॉट प्रिजर्व, स्ट्रक्चर आउटलाइन में प्रिजर्व नहीं रहती है। कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ कोएगुलेटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव और कोएगुलेटिव के कंबाइंड फीचर्स होते हैं इसके अंदर। कॉज क्या रहेगा इसका, ट्यूबरक्लोसिस एंड सिफिलिस। ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या रहेगी, ग्रोथ कैसे दिखेगा, माइक्रोस्कोपी कैसे दिखेगा। ग्रोथ मतलब हम बाहर से देखेंगे कैसे दिखेगा, माइक्रोस्कोपी के अंदर देखेंगे तो कैसे दिखेगा। ग्रोथ के अंदर ऑर्गन अफेक्टेड, टीबी में इन्वॉल्व एनी ऑर्गन मोस्ट कॉमन इन लंग एंड लिम्फ नोड, कोई सा भी ऑर्गन इन्वॉल्व कर सकता है, मोस्ट कॉमन लंग के अंदर लिम्फ नोड के अंदर होता है टीबी। ठीक है, अपीयरेंस, नेक्रोटिक एरिया अपीयर्स येलो वाइट सॉफ्ट फ्राइबल एंड ग्रेनुलर, नेक्रोटिक एरिया अपीयर्स येलो वाइट सॉफ्ट फ्राइबल एंड ग्रेनुलर दिखेगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या दिखेगा, अमोर्फस ग्रेनुलर पिंक स्ट्रक्चर, अमोर्फस ग्रेनुलर पिंक स्ट्रक्चर दिखेगा हमारा माइक्रोस्कोप के अंदर। अब आते हैं फैट नेक्रोसिस पे। फैट नेक्रोसिस में क्या दिखेगा, फैट नेक्रोसिस हमारा एसोसिएटेड ऑर्गन्स विद हाई फैट्स और लाइपेस
एक्टिवेशन। कौन कौन से ऑर्गन्स एसोसिएटेड रहेंगे इसमें? एसोसिएटेड ऑर्गन्स विद हाई फैट्स और लाइपेज एक्टिवेशन, इट मे बी ड्यू टू एंजाइम और ट्रोमा। ये एंजाइम्स और ट्रोमा की वजह से भी होता है। एंजाइम कौन कौन से? एंजाइम की वजह से कैसे होगा? जैसे कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, लाइपेज रिलीज करेंगे, एक्ट ऑन लिपिड, रिलीज फैटी एसिड प्लस कंबाइन विद कैल्शियम, कॉल्ड सपोनिफिकेशन। जब लिपिड के ऊपर एक्ट करेगा, रिलीज फैटी एसिड प्लस कंबाइन विद कैल्शियम, कैल्शियम के कंबाइन करेगा, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, ये यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब इसका ट्रॉमा कैसे होगा? ब्रेस्ट इंजरी, थाई इंजरी, इन सब की वजह से हमारा ये फैट नेक्रोसिस हो सकता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी कैसे रहेगी? ग्रोसली हमें बाहर से क्या दिखेगा? अपीयर्स एज चौकी वाइट एरिया, चौकी वाइट एरिया दिखेगा। माइक्रोस्कोपी क्या दिखेगा? नेक्रोटिक सेल अपीयर पेल विथ शैडो आउटलाइंस, सराउंडेड बाय एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। नेक्रोटिक सेल अपीयर पेल विथ शैडो आउटलाइन सराउंडेड बाय एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अब आते हैं फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस कैसे होती है? प्रेजेंस ऑफ फिब्रिन प्लस इम्यून कॉम्प्लेक्स, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी, एंडोथेलियल सेल इंजरी हुई। अगर एंडोथेलियल सेल इंजरी हुई, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, डैमेज टू प्लाज्मा प्रोटीन इन वेसल वॉल, इनसाइड द वेसल वॉल डिपोजिशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, वेसल वॉल के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन डिपोजिशन हो जाएगा, और यही हमारा फिब्रिनोइड नेक्रोसिस होगा। ठीक है, अब इससे कोज क्या रहेंगे? इससे कोज रहेगा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, एस्टियो बॉडी वेस्कुलाइटिस, प्लेसेंटाइन प्रीक्लेम्सिया। ठीक है, इस कारण क्या रहेंगे इसके? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, एस्टियो बॉडी वेस्कुलाइटिस, प्लेसेंटाइन प्रीक्लेम्सिया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गैंग्रीन, गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। गैंग्रीनियस नेक्रोसिस दो तरीके की गैंग्रीन हो सकती है, ड्राई गैंग्रीन एंड वाइट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन एंड वाइट गैंग्रीन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो जनरल फीचर, कॉमन साइट कहाँ मिलेगा? ये ड्राई गैंग्रीन लिम्स के अंदर मिलेगा, वाइट गैंग्रीन हमारा बॉवल्स के अंदर मिलेगा। एग्जाम्पल इसके रहेंगे गैंग्रीन ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस, एंड वाइट गैंग्रीन कहाँ देखेगा? ड्यू टू वीनस ब्लॉकेज। वाइट गैंग्रीन देखेगा हमें ड्यू टू वीनस ब्लॉकेज। इटियोलॉजिकल फैक्टर, कॉज ऑफ इश्चीमिया, क्या कारण हो सकता है इसका? ड्राई गैंग्रीन का क्या कारण है? आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन। वाइट गैंग्रीन का क्या कारण है? कॉमनली वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, रेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इसका स्लो रहेगा ड्राई गैंग्रीन का, वाइट गैंग्रीन का रहेगा एब्रप्ट। ग्रोस फीचर अपीयरेंस ऑफ इन्वॉल्व पार्ट, कौन कौन से कैसे कैसे दिखेगा इन्वॉल्व पार्ट? ड्राई गैंग्रीन में ड्राई, ब्लैक एंड श्रिवल्ड दिखेगा, और वाइट गैंग्रीन में सोलन, सॉफ्ट एंड वेट दिखेगा। ठीक है, लाइन ऑफ डिमार्केशन, ड्राई गैंग्रीन में क्लियर कट बिटवीन हेल्दी एंड गैंग्रीनस पार्ट, बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन रहेगा, और इसमें नॉट क्लियर कट। ठीक है, अब स्प्रेड स्लो स्पीड रहेगा, रैपिड स्पीड रहेगा। प्रोग्नोसिस इसके अंदर फेयर प्रोग्नोसिस रहेगी, इसके अंदर पुअर प्रोग्नोसिस रहेगी। ठीक है, अब आते हैं मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या होता है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेटाप्लेजिया डेफिनेशन, इट इज रिवर्सिबल चेंज इन विच वन मैच्योर सेल इज रिप्लेस बाय अनदर टाइप ऑफ मैच्योर सेल। एक मैच्योर सेल अनदर टाइप ऑफ मैच्योर सेल में को रिप्लेस करेगा। इसके कोज क्या हो सकते हैं? मेटाप्लेजिया इज यूजुअली फुल्ली रिवर्सिबल एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू क्रोनिक परसिस्टेंट इंजरी। मेटाप्लेजिया जो होता है ना, इज यूजुअली फुल्ली रिवर्सिबल होता है एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू क्रोनिक परसिस्टेंट इंजरी। क्रोनिक परसिस्टेंट इंजरी का फुल्ली एडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया इज मेनली सीन इन एसोसिएशन विद टिश्यू डैमेज, रिपेयर एंड रीजनरेशन। ये किस किस में दिखेगा? टिश्यू डैमेज, रिपेयर एंड रीजनरेशन में आपको मेटाप्लेजिया दिख जाएगा। द रिप्लेसिंग सेल टाइप इज मोर सुइटेड टू चेंज इन्वायरमेंट। जो हमारा मतलब जो डिफरेंट उसमें बदला है ना, वो ज़्यादा सुइटेड होगा उस इन्वायरमेंट में। टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया कितने टाइप्स होते हैं? मेटाप्लेजिया कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, कनेक्टिव टिश्यू मेसेनकाइम, या फिर मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। एपिथेलियल भी हमारा दो तरीके से हो सकता है, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया, कोलुमनर मेटाप्लेजिया। स्क्वैमस मेटाप्लेजिया आपका स्क्वैमस मेटाप्लेजिया ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मोस्ट कॉमन रहता है। टोबैको या स्मोक कॉज मेटाप्लेजिया ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी एंड विटामिन ए एक्सिस। स्क्वैमस मेटाप्लेजिया इन सर्विक्स। ठीक है, अब कोलुमनर मेटाप्लेजिया के अंदर बैरेट्स इसोफेगस, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इज मोस्ट कॉमन डिजीज। स्क्वैमस एपिथेलियम रिप्लेस बाय कोलुमनर एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो रिप्लेस हो जाती है कोलुमनर एपिथेलियम से। ठीक है, अब आता है कनेक्टिव टिश्यू या मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। इसमें ट्रॉमा क्या होगा? मसल इंजरी हो जाएगी, बोन विद इन मसल्स, इनकी यहाँ पे मसल इंजरी हो जाएगी। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ मेटाप्लेजिया, क्या मैकेनिज्म रहता है इसका? मेटाप्लेजिया का मैकेनिज्म, साइटोकिनिन या ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा? ऑल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू स्टेम सेल रीप्रोग्रामिंग। साइटोकिनिन या ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा? ऑल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू स्टेम सेल रीप्रोग्रामिंग कर देगा। यहाँ पे हमारा क्या, ये साइटोकिनिन ग्रोथ फैक्टर, ऑल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू स्टेम सेल एंड रीप्रोग्रामिंग।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस हम पढ़ेंगे। एपोप्टोसिस क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, इसको इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है पेपर के अंदर, तभी हमें वो मार्क्स देंगे मैक्सिमम, ठीक है। एपोप्टोसिस डेफिनेशन, एपोप्टोसिस इज टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इंड्यूस्ड बाय टाइटली रेगुलेटेड सुसाइड प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है इंड्यूस्ड बाय टाइटली सुसाइड प्रोग्राम, ठीक है। इट इज ए कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ, ये कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ है। कैस्पेस डिफरेंट टाइप ऑफ कैस्पेस इन्वॉल्व रहता है इसमें। कॉज ऑफ एपोप्टोसिस, क्या क्या कॉज होता है, कारण क्या है इसके। फिजियोलॉजिकल सिचुएशन में भी हमारा ये दिख जाता है, मतलब नॉर्मल केस में, जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस। जैसे कि हमारा हाथ है, हाथ में पहले ऐसे ऐसे आता था पहले, अब ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ तो ये फिंगर्स हमारी अलग अलग हो चुकी है, यहाँ का जो मांस था वो जा चुका है, ठीक है, उसका एपोप्टोसिस हो गया। एम्ब्रियोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस, टू मेंटेन द सिमेट्री ऑफ ऑर्गन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टिश्यू इज रिमूव बाय एपोप्टोसिस। न्यू वेस्कुलराइजेशन के अंदर दिख जाएगा आपको। टू मेंटेन द यूनिफॉर्मनेस ऑफ ब्लड वेसल्स द एक्स्ट्रा लेंथ इज डिग्रेडेड बाय एपोप्टोसिस, एक्स्ट्रा लेंथ हमारी डिग्रेड हो जाएगी एपोप्टोसिस से। किलिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फंक्शन, इन्फ्लेमेटरी सेल्स की किलिंग आफ्टर, जब उनका फंक्शन खत्म हो जाएगा उनकी किलिंग हो जाएगी। एलिमिनेशन ऑफ ऑटो रिएक्टिव सेल टू प्रिवेंट ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो रिएक्टिव सेल को एलिमिनेट करना टू प्रिवेंट ऑटो इम्यूनिटी। अब पैथोलॉजिकल सिचुएशन, मतलब जो डिजीज वगैरह में क्या 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 कैसे कैसे हमारा ये प्रोग्रेस करेगा। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, रेडिएशन इंड्यूस डीएनए डैमेज एंड आफ्टर दैट सेल डेथ बाय एपोप्टोसिस। रेडिएशन क्या करेगी, डीएनए डैमेज करेगी, उसके बाद क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी एपोप्टोसिस, क्योंकि डीएनए डैमेज हो जाएगा तो हमारी बॉडी नहीं चाहती कि कुछ गलत गलत हो, तो इसलिए वो एपोप्टोसिस कर देगी वहाँ पे, ताकि हमारा सेल की डेथ हो जाए। ग्लूकोकॉर्टिकोइड इंड्यूस एपोप्टोसिस, वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, ये बहुत हेल्पफुल होती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। ग्राफ्ट वर्सेस हॉट डिजीज, काउंसिलमैन बॉडीज इन वायरल हेपेटाइटिस, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये तो हमारी पैथोलॉजिकल डिजीज। मॉर्फोलॉजी क्या रहेगी, एपोप्टोसिस में क्या दिखेगा, सेल की श्रिंकेज दिखेगा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन दिखेगा, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी, नो इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं रहेगा, हाइपर इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लेब एंड एपोप्टोटिक बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ ब्लेब एंड एपोप्टोटिक बॉडीज, जैसे कि ये यहाँ पे ये हुआ, ब्लेब सब बन गया, डिटैच हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोटिक बॉडी है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद ऑर्गेनेल में और मे नॉट बी न्यूक्लियर रिमेनेंट्स, ठीक है। फेगोसाइटोसिस ऑफ एपोप्टोटिक सेल बॉडीज, द एपोप्टोटिक बॉडी इज डाइजेस्टेड बाय मैक्रोफेज, एपोप्टोटिक बॉडी डाइजेस्ट हो जाएगी मैक्रोफेज से, इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, क्या मैकेनिज्म रहेगा एपोप्टोसिस का। एपोप्टोसिस का ये मैकेनिज्म रहेगा कि भाई कैस्पेस एक्टिवेशन हुआ, एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन हुआ, क्रोमेटिन कंडेंसेशन हुआ, एपोप्टोसिस हो गया। कैस्पेस का एक्टिवेशन, एंडोन्यूक्लियस, कैस्पेस ने क्या करा, एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन करा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन हुआ, एपोप्टोसिस हुआ, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन, कौन कौन से प्रोटो ऑन्कोजीन होते हैं, प्रो एपोप्टोटिक होते हैं, एंटी एपोप्टोटिक। प्रो एपोप्टोटिक के अंदर BAX, BAK, BCLX5, BH3 ओनली प्रोटीन, स्ट्रेस सेंसर, बीम, बैड, बीट, प्यूमा, नोक्सा। एंटी एपोप्टोटिक के अंदर BCL2, BCLXL, MCL1, ठीक है। प्रो एपोप्टोटिक क्या करता है, प्रमोट करते हैं एपोप्टोसिस को, एंटी एपोप्टोटिक इनहिबिट एपोप्टोसिस, ठीक है। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। मैकेनिज्म इसका कैसे रहेगा, दो इवेंट्स होते हैं, इनिशिएशन, एग्जीक्यूशन। इनिशिएशन कौन करवाएगा, इसके इंट्रिंसिक पाथवे हो सकती है, एक्सट्रिंसिक पाथवे होती है। एक्शन ऑफ C9, एक्टिवेशन ऑफ C8, C10, ये हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक, और ये होता है एक्शन ऑफ C9। एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा, एक्टिवेशन ऑफ C367, ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूशन करवाएगा। अब ये हमारी थोड़ी डिफिकल्ट सी दी हुई है, ये हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक पाथवे थोड़ा किसी और बुक से, ठीक है। इसी बात हम दूसरी बुक से पढ़ेंगे अब इसका, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं पहले, उन्हें वहीं से खत्म करते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे या फिर माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे क्या हुआ, जब डिक्रीज हुआ ग्रोथ फैक्टर तो BCL2 इनएक्टिवेशन हो जाएगा। BCL2 जब इनएक्टिवेट हो जाएगा ना, तो BCL2 रिप्लेस बाय BAK एंड BAX, ठीक है। अब क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी हो जाएगी, तो इंक्रीज इन साइटोक्रोम C इन साइटोप्लाज्म, एक्टिवेशन ऑफ AF1 एपोप्टोसोम, एक्टिव मतलब एक्टिवेशन हो जाएगा कैस्पेस 9 का, स्टिमुलेट हो जाएगा कैस्पेस 367, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीज एंड एंडोन्यूक्लियस, और एट द एंड हमारी सेल डेथ हो गई, ठीक है। ये होगा हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। अब आते हैं इंट्रिंसिक पाथवे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है।
अब आते हैं हम एक्सट्रिंसिक पाथवे पे। एक्सट्रिंसिक पाथवे हमारा किस तरीके से होगा? एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा हमारा जो फास्ट सेल एंड TNF अल्फा रिलीज होगा, वो क्या करेगा? फास्ट सेल TNF अल्फा प्लस फास्ट सेल TNF आर, इसका ट्राइमेराइजेशन हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ FADD, प्रो कैस्पेज 8 या 10 कन्वर्ट हो जाएगा कैस्पेज 8 या 10 में, इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज 3, 6, 7, इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीज एंड एंडोन्यूक्लियस, एट दी एंड सेल डेथ होगी। ये हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे और ये हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं डायग्नोसिस या डिटेक्शन ऑफ एपोप्टोसिस। कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, इसको डायग्नोस करेंगे? DNA फ्रेगमेंट एसेस कैरीड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। स्टेपलेटर पैटर्न इज ऑब्टेन्ड इन एपोप्टोसिस। स्टेपलेटर पैटर्न हमें दिखेगा एपोप्टोसिस के अंदर। क्रोमैटिक कंडेंसेशन इज सीन बाय हिमेटोजाइलिन या इओसिन। क्रोमैटिन कंडेंसेशन दिख जाएगा हमें। अब आते हैं हम कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन क्या होता है? पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन हमारी एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट्स इन टिश्यू अदर देन ओस्टोइड एंड इनेमल। एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाएगा कैल्शियम सोल्ट्स का अदर देन ओस्टोइड इनेमल, मतलब हड्डियों और जो हमारे टीथ होते हैं उनके अलावा एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट का एबनॉर्मल डिपोजिशन हो रहा है। इट कैन ओनली सीन इन टिश्यू इफ pH इज एल्कलाइन। ये टिश्यू के अंदर तभी दिखेगा जब हमारी pH क्या होगी? एल्कलाइन होगी। इट स्टार्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट फॉर किडनी। सब सारे बॉडी सेल्स के अंदर स्टार्ट हो जाएगा ये। इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल बॉडी सेल, सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्सेप्ट फॉर किडनी। टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दो तरीके की पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है? टिश्यू डैमेज या डेड रहेगा, कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहेगा। इसमें क्या होगा? नॉर्मल टिश्यू रहेगा और हाई कैल्शियम लेवल रहेगा मेटास्टैटिक में, ठीक है। डिस्ट्रोफिक के अंदर हमारा कहाँ दिखेगा? एग्जाम्पल TB लिम्फ नोड, रूमेटिक हार्ट डिजीज, वॉल्व डैमेज, मोंकेबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस, सोमामा बॉडीज के अंदर दिखेगा हमें। मेटास्टैटिक किसके अंदर दिखेगा हमें? कॉमन साइड लंग, किडनी, स्टमक, ठीक है। एग्जाम्पल रहेगा प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मोस्ट कॉमन कॉज एक्सेस विटामिन A एंड विटामिन D सिंथेसिस। विटामिन A और विटामिन D सिंथेसिस एक्सेस हो जाएगा, रीनल फेलियर होगा, सार्कोइडोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी। कैसे दिखेगा, मतलब कैल्सिफिकेशन हमें कैसे दिखेगा? ग्रोस appear as fine white granules or clumps, feel sand like दिखेगा हमें। appears fine white granules और clumps, feel sand like, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा? बेसोफिलिक रहेगा, एमोर्फस रहेगा, ग्रेनुलर रहेगा, क्लम्प्ड अपीयरेंस रहेगी, ठीक है। अब आते हैं हम इसका इनके डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें जो भी दिख रहा है ना, सब इंपॉर्टेंट है, वो हमें सभी करना है। तो फीचर्स: डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। टिश्यू अफेक्टेड, डेड और डिजनरेटिव टिश्यू, और इसमें मेटास्टैटिक में लिविंग टिश्यू। डिस्ट्रोफिक के अंदर हमारा डिस्ट्रोफिक मतलब डेड, DD, ठीक है, और मेटास्टैटिक लिविंग टिश्यू। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहेगा और इसमें डीरेंज रहेगा। सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहेगा, इसमें रेज्ड रहेगा। साइट ऑफ कैल्सिफिकेशन नेक्रोसिस होगा, जहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है। एग्जांपल केसिस नेक्रोसिस। डेड पैरासाइट्स जहाँ पे अवेलेबल होगा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बन रहा होगा जहाँ पे, एक्सेट्रा। इसमें लंग, म्यूकोसा ऑफ स्टमक, किडनी एंड ब्लड वेसल्स, इन सब के अंदर कैल्शियम का भी डिपोजिशन हो जाता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही है, इसको पढ़ लेते हैं हम फटाफट, फिर हम इन्फ्लेमेशन पे आ जाएंगे अपना, ठीक है। एक सेकेंड।